वंदनातम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 7 साल हो गए वाक्षी को आपकी सेवा करते हुए। ना जाने ऐसी कितनी कंपनीज़ हैं जिनको हमने विज़िट किया, बल्कि ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में जितनी भी रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं जिनके प्रोडक्ट वाक्षी आप तक लेकर आती है, उन सभी की वीडियोज़ पहले बन चुकी है, जिनके प्रेमाइसेस हम आपको दिखा चुके हैं। आज जिस ब्रांड में, जिस प्रोडक्ट के लिए, जिस ब्रांड के लिए हम अभी आए हैं, आज हमें मौका मिला है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो हम पिछले 1-1.5 साल से आप तक पहुंचा रहे हैं। रैंडम टेस्टिंग्स बहुत कराई गई, हर तरह की टेस्टिंग इस ब्रांड ने पास की, लेकिन कभी मौका नहीं मिल पाया, कभी समय नहीं मिल पाया कि इस कंपनी को कौन चला रहे हैं, कौन इसके संचालक हैं, कौन इसके ऑनर हैं, उन सब से आपका परिचय कराया जाए। तो आज का हमें समय मिलेगा उस कंपनी के हर एक सेक्शन को विज़िट करने में, कैसे यहाँ पर प्रोडक्ट आता है, किस तरह से पैकेजिंग्स होती हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड्स, क्या क्या पॉलिसीज़ यहाँ फॉलो की जाती है, जिससे जो चीज़ ऑर्गेनिक कही जा रही है वो सच में ऑर्गेनिक है या नहीं, इसका आपको विश्वास दिलाया जा सके। तो आज हमारे साथ में हैं जीवामृत कंपनी के संचालक, आप हैं श्री मुकेश जी। मुकेश जी, आज के चैनल में, आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वाक्षी की जो फैमिली है वो हमेशा से हमारी कोशिश यही रहती है कि जो 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो सभी दर्शकों तक जो हैं, सभी जितने हमारे बेनिफिशियरीज हैं उन तक पहुंचाए जाएं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जीवामृत जो एक ब्रांड है, किस तरह इसकी शुरुआत हुई, आपका इससे किस तरीके से जुड़ना हुआ, क्या इसकी मेजर फ़िलॉसफी, और किस तरीके से हम विश्वास दिला सकते हैं कि जो आने वाला समय है और जो अभी भी हम कर रहे हैं देशवासियों को, हम भारत का सर्वश्रेष्ठ ऑर्गेनिक उत्पाद उन तक हम पहुंचा पा रहे हैं। नमस्कार वरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे प्रेमाइसेस में आए। हम लोग करीब 1.5 साल से आपके यहाँ अपना प्रोडक्ट भेज रहे हैं और उसका अच्छा फीडबैक भी आया है। तो बेसिकली हम लोग जीवामृत एग्रो ऑर्गेनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जो इनकॉर्पोरेट किए वो 2018 में किए, लेकिन जीवामृत के नाम से हम 5 साल पहले से ये प्रोडक्ट बनाते हैं और बेच रहे हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हम लोग 2018 में किए। और जीवामृत जो नाम रखा, ये जीवामृत बेसिकली हम लोग जो मैनुअल फर्टिलाइज़र जीवामृत जो बनाते थे उसी से हम लोगों ने इसको नाम को कॉइन किया और उसी से रखा। हमारा बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है जीवामृत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में माल बनाकर कस्टमर तक पहुंचाने का, कि रीज़नेबल रेट में और ऑथेंटिक प्रोडक्ट हम कस्टमर तक पहुँचाएँ, जिसमें आपका भी सहयोग रहा है। और भी जगह मार्केट में अमेजन, फ्लिपकार्ट, जितने भी ई-कॉमर्स मार्केट है वहाँ भी हमारे प्रोडक्ट जाते हैं। और सब उत्तम तरीके से, उत्तम क्वालिटी से, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास, जो कि आप खुद भी अभी नीचे जाएंगे हमारे फैक्ट्री के अलग अलग हिस्से में देखेंगे तो आपको इसकी सच्चाई भी पता चलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके पीछे जो है क्या मेजर फिलॉसफी रही थी जब आपने इसकी शुरुआत करी थी? आप ही के द्वारा ये शुरू किया गया था या किस तरह से? ये एक्चुअली बेसिकली बहुत सारे ग्रुप ऑफ फार्मर्स हैं जो हमसे एसोसिएटेड हैं, जो कि राजस्थान में भी हैं, उत्तराखंड में हैं, मध्य प्रदेश में हैं। वहाँ पर जो फार्मर लोग आपस में एसोसिएट होकर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन्हीं लोगों के फार्मर के साथ मिलकर हम लोग ये प्रोडक्ट को वहाँ से लेकर आते हैं और अपने यहाँ प्रॉपर प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, पैकेजिंग सारा हम अपने यहाँ ही करते हैं। और सर, इसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक ही रहे, उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस या कुछ चीज़ें रखी? हम लोग जो कोई भी प्रोडक्ट जो लेते हैं उसका थर्ड पार्टी ऑडिट करते हैं, और एक्रीडेड लैब जो है, अपीडा के एक्रीडेड लैब है, उन्हीं लैब से हम पहले टेस्टिंग कराते हैं, तब उस प्रोडक्ट को अपने फैक्ट्री में लाते हैं। और उस फैक्ट्री में लाने के बाद उसकी जो भी अपीडा या हम लोग BRC कंप्लाइंट कंपनी है, तो जो भी उसकी फॉर्मेलिटी है वो सारा पूरा करने के बाद ही प्रोडक्ट को हम प्रोडक्शन में लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी समझा कि जीवामृत कंपनी के अभी जो संचालक हैं मुकेश जी, उनसे हमने आपका परिचय कराया। आज हमारा आने का उद्देश्य, पहले तो हम इनका धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने 1 घंटे पहले ही प्लान बनाया था। हमने इनसे अनुमति ली कि सर इस तरह से विज़िट करना चाहते हैं, काफ़ी समय हो गया, और इन्होंने तुरंत उसकी अनुमति दी कि हमें कोई स्पेशल अरेंजमेंट करने की तो ज़रूरत है नहीं, वरुण जी आप तुरंत आ जाइए, आज बनाना चाहते हैं तो आज समय है और आप बिल्कुल ये विज़िट्स जो है इसके थ्रू आप सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आपको कंपनी की विज़िट पे लेके चलेंगे। नोएडा के अंदर जो है यहाँ पर प्रेमाइसेस है जहाँ पर जीवामृत कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स आते हैं, उनकी प्रोसेसिंग होती है, उनकी पैकेजिंग होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर भारत के सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को चयन किया जाता है, किस तरह उसका संकलन किया जाता है और कैसे उसकी पैकेजिंग करके आपके घरों तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। तो आइए चलते हैं इस टूर पर और समझते हैं किस तरीके से जीवामृत की सारी पैकेजिंग फैसिलिटी उसको क्रियान्वित किया जाता है। भारत वंदे मातरम।
सो दोस्तों अब हम आ गए हैं जो सबसे पहले जीवामृत जो कंपनी है उसके प्रेमाइसिस पे जहाँ पर एंट्री होती है, और एंट्री होते ही आप ये सारे सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं। आइए जानते हैं मुकेश जी से इन सर्टिफिकेट्स की क्या रेलेवेंस है और किस तरीके से जो है ये हमें क्वालिटी एश्योरेंस का जो है ये सर्टिफिकेट्स जो है वो हमें थोड़ा सा भरोसा दिला सकते हैं। सर धन्यवाद वरुण जी। मैं जैसे बोल रहा था कि हम लोग बहुत सारे पैरामीटर से गुजरते हैं तभी ये प्रोडक्ट हमारे प्रेमाइसिस में बनने का तैयार होते हैं और आपके तक पहुंचते हैं जी। तो जैसे आप देख रहे हैं कि उद्यम का सर्टिफिकेट हमने लिया हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का सर्टिफिकेट लिया हुआ है, फायर का सर्टिफिकेट है, ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट हमने 1 से लिया हुआ है। इसका आप सर्टिफिकेशन भी देख सकते हैं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है। बीआरसी का जो हमने सर्टिफिकेशन लिया है ये फूड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है और एक कैटेगरी में हम लोग रजिस्टर्ड है इसमें। ओके सर, तो ये आप जो देखेंगे ये जो सर्टिफिकेट है, जहाँ तक शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये जर्मनी की शायद एजेंसी है जो इसको ये बेसिकली ब्रिटिश रिटेल कंसोर्शियम होते हैं। अच्छा। जो कि बाहर के ऑडिटर आते हैं और यहाँ ऑडिट करते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं ताकि ये पता लगा सके जो यहाँ सप्लायर है या जो है मैन्युफैक्चरर है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के पैरामीटर को मीट करते हैं कि तभी वो चीज़ सर्टिफिकेट जो है वो है। तो सर जहाँ तक मैंने जितने सर्टिफिकेट्स आपने अभी दिखाए इनमें से वो सर्टिफिकेट जो क्वालिटी एश्योरेंस को चेक करते हैं वो हो गया एक और वर्सट और दूसरा बीआरसी। तो ये 2 सर्टिफिकेट्स जो है सर हमारे पास में कवर करते हैं। सर ये ऑडिटर्स के लिए बहुत बार हमारे जो दर्शक हैं जो इंडिया में जितने भी जो ऑर्गेनिक फूड के परचेज करती हैं परिवार, उनको ये लगता है कि ऑडिटिंग के अंदर सर झोलझाल होता है या ढंग से नहीं करी जाती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। क्या ऑडिटर्स पहले से प्लान करके आपको बताते हैं, या अगर हम लेवल ऑफ करप्शन की कभी बात करें वो कुछ लेवल रहता है कि कितना विश्वास कर सकते हैं सर्टिफिकेट? नहीं, अब पहले अगर ऐसा होता हो तो पता नहीं हमें, लेकिन हमारे केस में क्या है कि जो भी ऑडिटर आते हैं वो एपिडा से पैनल ऑडिटर होते हैं और वो लोग अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, वो लोग सरप्राइज विजिट रहते हैं। जैसे बीआरसी में अगर आप एक कैटेगरी में रहते हो तो वो बिना अनाउंसमेंट के आएंगे, बस वो आने पर फैक्ट्री के सामने बोल सकते हैं कि आप 1 घंटे में अपने फैक्ट्री प्रेमाइसेस हमें अपने हवाले कर दो, ताकि वो अपने हिसाब से सारे ऑडिट करके रिपोर्ट सबमिट करके, और रिपोर्ट भी हमें वो सबमिट नहीं करते हैं, सीधे वेबसाइट पर डाल देते हैं। तो उस दौरान सर कोई भी ऑपरेशंस हमारी तरफ से नहीं हो रहे होते, वो सब विजिट अपने हिसाब से करते हैं? वो अपने हिसाब से करते हैं और वो सारा ऑडिट अपने हिसाब से जो भी क्वेश्चनियर है वो खुद प्रेजेंट करके और वो डायरेक्ट वेबसाइट पर डाल देते हैं, और उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि आपके यहाँ क्या कमियां है, क्या पाया गया है, उस हिसाब से फिर वो एनसी देते तो उसके लिए हम लोग एनसी क्लियर करते हैं उनको, और फिर उसके बाद ही वो कोई भी सर्टिफिकेट देते हैं। तो सर क्या ये सर्टिफिकेट जो होता है इसको पास करने के बाद में जो हमारे यूरोपियन जितने देश हैं या जो अमेरिका, वो लोग डायरेक्ट बीआरसी के साइट पर जाके वो हमारी कंपनी के बारे में सब कुछ जान सकते हैं और वो ये वहाँ से जो भी मार्क्स हमें मिले उससे वो अपने डिसीजन ले सकते हैं कि क्या इस कंपनी से हमें माल लेना है कि नहीं लेना। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में सर सबसे बड़ी एजेंसी जो हम मानते हैं, क्या ये इसके बीआरसी होते हैं, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी, उसके थ्रू हम मैक्सिमम देशों तक अपने प्रोडक्ट्स पहुंचा। सर अभी फिलहाल में कितने देशों तक सर जीवामृत के प्रोडक्ट्स जो हैं वो पहुंच पा रहे होंगे? ये करीब 5 देशों में जा रहे हैं, जहाँ कनाडा है, यूएस है, और यूरोप के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, और दुबई तो जाता ही हमारा प्रोडक्ट, और बाकी एशियन कंट्री में भी जा रहे हैं। ठीक है सर। तो दोस्तों ये जो मेजर चीज़ें हैं जो मुकेश जी ने बताई हैं सर्टिफिकेट्स के बारे में हैं, और जितनी भी सर्टिफाइंग एजेंसीज़ हैं उनके ऑडिटर्स के थ्रू ये एश्योर किया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे 100% ऑर्गेनिक हो और आपके पास में आए। इस चीज़ को डबल एश्योर करने के लिए हमारे पास भी और आपके पास भी लैब के एक्सेस रहते हैं। अगर हम चाहें तो लोकल लेवल के ऊपर भी इनकी टेस्टिंग करवा के दोबारा से पुष्टि कर सकते हैं। लेकिन वाक्षी अभी तक जीवामृत के, सर आपकी जानकारी के लिए भी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार हमने शायद आपको ना बताया हो, लेकिन अभी तक आपके कंपनी के 3 प्रोडक्ट्स हैं जो रैंडम टेस्टिंग में हम टेस्ट करा चुके हैं। अच्छा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अच्छा साधुवाद मैं देना चाहूँगा क्योंकि तीनों बार आपके प्रोडक्ट पास हुए। इनफैक्ट जो आपकी खांड है वो बहुत बार कस्टमर्स को लग रहा था कि नहीं हमारे बेनिफिशियरीज को नहीं भैया हमें चेक करवानी चाहिए। हम 6 महीने से एक ऑथेंटिक लैब ढूंढ रहे थे जो उसकी पूरी एग्जैक्ट रिपोर्ट हमें दे दे, और पिछले हफ्ते ही उसकी रिपोर्ट आई है सर कि उसने भी सारे टेस्ट जो है वो सब पास किए हैं। तो इसके लिए बिल्कुल साधुवाद है। और इस तरीके से दोस्तों जो टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं वो होते हैं। वाक्षी के पास आपको फैसिलिटी ज़रूर मिलती है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट टेस्ट कराना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और टेस्टिंग्स के थ्रू जो है हम बेस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तक पहुँचा सकें। तो सर ये मेजर सर्टिफिकेट्स जिनके बारे में आप बताना चाहते हैं।
थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। अब हम इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट यूनिट के अंदर चलते हैं, जहाँ पर हम जान के क्वालिटी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि किस तरह के जो रॉ मटेरियल है या किस तरह का प्रोडक्ट है जो जीवामृत में आता है जिसको प्रोसेस किया जाता है। आइए सर नेक्स्ट। वरुण जी, आपको जाने से पहले बताना चाहता हूँ फैक्ट्री की क्या क्या पॉलिसी है। जी। जैसे ये साइट सिस्टम अपडेट करने की पॉलिसी है जी। ये वुड सेफ्टी पॉलिसी है जी। ये आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी है जी सर। जो कि हम लोग रिग्रेसली इसको फॉलो करते हैं। जी। और अब इसमें पर्सनल हाइजीन पॉलिसी है कि हम लोग ये सारा चीज़ फॉलो करते हैं कि हमारे जो लेबर जी। है वो क्या ये पॉलिसी के अंदर में आते हैं कि नहीं आते हैं और ये सारा कुछ फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। जी। तो ये सारा हम लोग विथ प्रॉपर मेजर्स हम लोग ये लेते हैं। जी सर। और ये सारे चीज़ें हैं जो कि एक फैक्ट्री को रन करने के लिए ये सारा मिनिमम प्रिकॉशन लेते हुए हम कभी लोग भी काम कोई करते हैं। मेडिकल इमरजेंसी या कुछ आ जाए तो उस ये समय पे करना है। हमें क्या करना चाहिए? राइट। फिर इधर हमारे लॉकर है जो सेफ्टी जो भी लेबर हमारे पास आते हैं वो जी। ड्रेस चेंज करते हैं। जी। और ड्रेस चेंज करने के बाद जो हाइजीनिक प्रॉपर जो ड्रेस हम लोग ड्राई क्लीन यहाँ करके उन्हें डालनी चाहिए। डाले जाइए वो यहाँ ला के देते हैं उनको, वो पहनते हैं। ठीक है सर। फिर यहाँ हमारा अपना इंटरनल लैब है जी। और यहाँ पर सारे प्रोडक्ट जो भी आते हैं रॉ मटेरियल आएंगे उसका भी टेस्टिंग हुआ, फिनिश गुड्स के बाद भी टेस्टिंग होते हैं। जी। और उसके एक बैच रखे रहते हैं, तो कभी भी किसी को किसी भी प्रोडक्ट में परेशानी आती है या कोई तरह का अनियमितता पाई जाती है तो हम डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं कि क्या उस प्रोडक्ट में ऐसी थी कि नहीं थी। जी। तो उसके लिए हम लोग बैच डिटेल रखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों मुकेश जी जो यहाँ के अभी जो मेन संचालक हैं उनको किसी काम से जाना पड़ा। अब हमारे साथ यहाँ के सर्वे सर्वा आप हैं राजीव जी। तो राजीव जी जो है वो हमें बताने वाले हैं। ये सबसे पहला सेक्शन है दोस्तों प्रेमाइसिस में जहाँ पर रॉ मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल जो है उसको यहाँ पे संकलित किया जाता है। राजीव जी थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये सेक्शन जो वेयर हाउस हमने बताया हुआ है क्या इसकी रेलेवेंस है और क्यों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी दूसरी फूड इंडस्ट्री के मुकाबले ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस रहता है उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा बताइएगा। मैं शुरुआत से आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी गाड़ी रॉ मटेरियल के हमारे पास आती है फैक्ट्री में तो सबसे पहले तो एंट्री पे ही उसकी चेकिंग होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं। उसके बाद क्वालिटी पर्सन जाके गाड़ी भी साफ़ सुथरी है कि नहीं है जी। व्हीकल इंस्पेक्शन भी होता है। अगर गाड़ी में भी कुछ ऐसा चीज़ पाया जाए जो ऑब्जेक्शनेबल हो उसको गाड़ी को रिजेक्ट कर दिया जाता क्या है। क्या चीज़ है सर, कभी आपने अनुभव के आधार पे देखा हो ऐसी कोई चीज़? देखो हम तो पहले से ही मतलब सूचित करके रखते हैं सप्लायर्स को कि हमारी गाड़ी में जैसे कोई केमिकल प्रोडक्ट्स साथ में नहीं आए, ऑर्गेनिक में साथ में हाँ। इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो सकती, या कुछ ऐसे जैसे शार्प ऑब्जेक्ट हो गए, कांच के टुकड़े हों या ऐसी चीज़ें नहीं आए। तो अगर ऐसी चीज़ें पाई जाती है तो हमारी पॉलिसी ये कहती है कि हम उसे व्हीकल को ही रिजेक्ट कर दें। जी। तो शुरुआत वहीं से होती है। उसके बाद अनलोडिंग यार्ड पे गाड़ी आती है, वहाँ से रैंडम सैम्पलिंग होती है। लगभग √10+1 के हिसाब से होती है। लगभग 100 बैग हैं तो 10 + 1 11 बैग से सैंपल लिए जाएंगे। ओके। वो लैब में जाते हैं। तो जो हमारे स्पेसिफिकेशन बने हुए हैं उसमें आ रहे हैं कि नहीं, अगर वो है तब तो उसको अंदर लिया जाता है। जी। ठीक है, अदरवाइज़ गाड़ी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ओके। वापस सप्लायर के पास चली जाती है। तो ये क्वालिटी चेकिंग होती है। क्वालिटी चेकिंग होने के बाद में भी हमारे पास 2 तरह के स्टोरेज हैं, एक एम्बिएंट स्टोरेज है और एक है कोल्ड स्टोरेज। तो ये निर्भर करता है कि प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आ रहा है। अगर प्रोडक्ट नॉर्मल कैटेगरी में है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे जाएगा और अगर वो कोल्ड रूम में जाना है तो वो कोल्ड रूम में शिफ्ट किया जाता है। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको वही दिखाऊंगा कि हम कोकून ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, जिससे कीड़े वगैरह लगने की समस्या नहीं हो। जी। इसमें हम ज़्यादातर गुड़, शक्कर और अदर जैसे जो एरोमेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो रखते हैं जिससे उनका एरोमा वगैरह इंटैक्ट रहता है। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे सर जितने प्रोडक्ट्स हैं वो अभी गुड़ शक्कर वगैरह ये इस तरह की हाँ, ये भी है, दालें भी है, जैसे काबुली चना वगैरह है। जी। तो सर जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स रहते हैं उनमें जल्दी होता है कि जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, तो क्या इस तरह के नॉर्मल गनी बैग्स के अंदर वो सेफ सुरक्षित कब तक रह सकते हैं? कुछ ऐसा आपने अंदाज़ा देखा? किसी भी फूड को हवा, पानी और तापमान, ये 3 चीज़ें हैं, ये इफ़ेक्ट करती है। जी। तो अगर इन तीन चीज़ों को हमने कंट्रोल कर लिया तो हम लंबे समय तक उनको रख सकते हैं। ठीक है सर। हवा में जैसे ऑक्सीजन लेवल हो गया, जी। तो ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो कीड़ों को पनपने में हेल्प करता है। जी जी जी। अगर हम ऑक्सीजन लेवल को कम कर दें तो ऑटोमेटिकली ही जो कीड़े नहीं पड़ेंगे। ठीक। तो दोस्तों आगे वाले सेक्शन में मूव करते हैं और देखते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को किस तरीके से बचाया जाता है इन्फेस्टेशन से।
तो ये राजीव जी जो मेन चीज़ है, जैसे हमने कई बार आपके साथ पहले भी बातचीत करी है, ये कोकून बैग्स जो है ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ इनके बारे में बताइएगा सभी दर्शकों को, क्या चीज़ खास है इसके बारे में। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी कीड़े को पनपने के लिए ऑक्सीजन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर वातावरण में ऑक्सीजन होती है 20 से 21% के आसपास, तो जैसे उनको ब्रीदिंग करने के लिए कीड़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि बिना केमिकल हम कीड़े कैसे नहीं पड़े अनाज में, तो उसका यही कॉन्सेप्ट पे है कि इसमें ऑक्सीजन लेवल कम किया जाता है। इस कोकून के अंदर में हम जो अनाज के बैग हैं वो स्टैक करते हैं पंचर करके, ताकि उसमें, और इसमें जो एक वॉल दिया हुआ है यहाँ पे, जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर फ्लश करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लश करने का फ़ायदा ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से भारी होती है जी। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लश करते हैं तो ये बलून की तरह फूल जाता है, और फिर थोड़ी देर के बाद ऊपर का वॉल खोल देते हैं, जिससे जो हल्की ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाती है। फिर वापस उस वॉल को बंद कर देते हैं, जिससे सारी जगह कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए जी। और जब वो 4% से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो कीड़ों को सांस लेने में समस्या होती है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है जी। तो इस प्रकार से अगर पहले से कीड़े नहीं हैं तो पड़ेंगे नहीं, अगर हैं तो वो मर जाएंगे। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कोकून बैग का। सर जैसे पता नहीं आपको ये जानकारी होगी कि नहीं, लेकिन नॉर्मल इंडस्ट्री में जब ग्रेन्स में, क्योंकि यहाँ तो आप कोकून बैग्स है और मेरे ख्याल से ये थोड़े महंगे भी आते होंगे सर, अगर कॉस्ट। ये महंगे भी हैं, टाइम टेकिंग भी हैं। टाइम टेकिंग भी हैं। तो ये केवल ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में ही केवल इनका यूज़ होता होगा कोकून बैग्स का, या कहीं और भी मेजर? नहीं, कुछ लोग जो फूड में केमिकल यूज़ नहीं करना चाहते वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर ऑर्गेनिक कोई भी प्रोडक्ट है, कोई कंपनी बना रही है, तो उसके यहाँ कोकून बैग अभी तक इसके अलावा कोई विकल्प आया नहीं, कोई दूसरा बढ़िया विकल्प नहीं है। सर नॉर्मल इंडस्ट्री में क्या कुछ केमिकल्स के नाम हमें पता है जो खाने को प्रोसेस करने के लिए इस तरह से, जहाँ कोकून बैग्स नहीं यूज़ होते या कराना जाते हो, कौन से केमिकल्स? जो कन्वेंशनल इंडस्ट्री है, जो नॉन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है, वो ज़्यादातर सल्फोस की टैबलेट्स लगाते हैं। सल्फास की टैबलेट्स लगा दी जाती है। मतलब बाजार में हम जितना भी, जैसे अगर गेहूं का आटा या गेहूं देखते हैं, वहाँ पर कोकून बैग्स के होने के चांसेस बहुत कम है। और अगर वो नहीं रहेंगे तो इस तरीके से सल्फास की टैबलेट्स वगैरह का यूज़ किया जा सकता है जी। और एक और गैस आती है मेथिल ब्रोमाइड, MBR बोलते हैं जी, जिससे जैसे कंटेनर वगैरह होते हैं एक्सपोर्ट में जी, वो उनका ट्रीटमेंट थर्ड पार्टी एजेंसीज को बुलाते हैं जी। वो तिरपाल डाल के उसमें ये अनाज रख के उसको एयर टाइट करके उसमें MBR छोड़ देते हैं जी, जिससे गैस रिलीज होती है जी, वो कीड़ों को मार देती है, लेकिन वो हानिकारक, वो गैस पॉइजनस है जी। तो दोस्तों इस तरह की गैसेस को बहुत बार लगता है कि ऑर्गेनिक इंडस्ट्री से अनाज ले लेंगे तो क्या फ़ायदा बनेगा, लेकिन एक सीधा सीधा प्रमाण आपने दिखाया, और ये एक बहुत अच्छा पैरामीटर है जो राजीव जी बताना चाह रहे हैं। आपको किसी भी ब्रांड के ऊपर लगता है कि ये ब्रांड सच में ऑर्गेनिक में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी भी दिन अगर हम वहाँ पे विजिट कर ले और अगर वो सच में अपनी इन्वेंट्री ज़्यादा मेंटेन कर रहा है तो उसके यहाँ कोकून बैग्स होने की ज़रूरी है। तो ये यही कुछ सिग्नल होते हैं जो एक चीज़ को बताते हैं कि क्या वो सच में प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक में काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। और इस ट्रीटमेंट को पूरा होने में 12 से 15 दिन लगते हैं। एक बैच को अगर हम 12-15 दिन ऐसे रखेंगे, फिर उसके बाद में आप बाहर निकालेंगे, तब हम मानेंगे कि चलो एक बार इन्फेस्टेशन से फ्री हो गया है। बिल्कुल ठीक है सर। ये सर जितने भी आपने जो बताई हैं यहाँ पर, ये सारा रॉ मटेरियल, इसके अंदर कोई स्पेशल अलग से कोई रॉ मटेरियल के लिए कंडीशन तो नहीं करनी पड़ती? नहीं, जैसे अनाज होते हैं, अनाज को कोकून के थ्रू जाना ही पड़ता है जी, लेकिन जैसे गुड़, शक्कर, चीनी में कीड़े नहीं पड़ते, तो उनको इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ये हमारा ग्रेन ग्रेडर है, जिसमें हर प्रकार के जो अनाज हैं, दानेदार चीज़ें हैं, उसकी हम क्लीनिंग ग्रेडिंग करते हैं। इसमें हमारे पास लगभग 15 जालियाँ वहाँ रखी हुई हैं। जैसे काबुली चना के लिए बड़ी जाली लगेगी, चना के लिए उससे छोटी, गेहूं के लिए अलग, बाजरा के लिए अलग, तो अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग जालियाँ हैं। तो उसमें जो भी डस्ट होगी, पाउडर होगा, टुकड़ी होगी, वो निकल जाएगी। जो अंडर साइज़ दाना है, जो छोटे दाने हैं, वो भी निकल जाता है, और जो ऊपर कुछ तिनका वगैरह है वो भी हट जाता है। तो यहाँ मेजर 99% क्लीनिंग इस मशीन से हो जाती है अनाज की। उसके बाद जो प्रोसेसिंग होती है वो इधर में, ये जो मैनुअल सॉर्टिंग मशीन लगी है, यहाँ पे ये ट्यूबलाइट जल जाती है, इस पे कन्वेयर पे वो अनाज रखा जाता है, और उसके दोनों तरफ से सॉर्टिंग, मैनुअल सॉर्टिंग होती है हाथ से। दो सॉर्टिंग होने के बाद ही रिटेल पैकेजिंग को जाता है। तो इवन मशीन क्लीनिंग से 99% क्लीनिंग हो जाती है, मैनुअल सॉर्टिंग से वो 100% हो जाती है, ताकि उसमें ये एश्योरिटी हो कि एक दाना भी ख़राब नहीं जाए।
सर ये चीज़ एक जानना चाहूँगा कि आपने कभी ये महसूस किया है कि ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल आता है जी। उसमें ये छोटे बड़े दाने की समस्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंडस्ट्री? कभी ऐसा कुछ नोट करने में आया हो या ऐसा समझने में आया? देखो, जो सामान किसान से सीधा आता जी। है उसमें ये समस्याएं होती हैं। उसमें रहेंगी। हाँ, क्योंकि वो किसान अपने खेत का माल सीधा ही बेचता है। तो उसमें कभी कोई दाना छोटा कभी बड़ा इस तरह से रहता है? हाँ, वो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जैसे चना छोटा हो गया तो हम उस चने का पाउडर बना लेते हैं। तो उसको फिर बेसन में उपयोग कर हाँ। सकते हैं या चने आटे में उपयोग कर सकते हैं, और जो खाने के लिए चना है वो थोड़ा बड़े ग्रेड में आ जाए। ये मेरी जी। चीज़ है। ग्रेट सर। और इधर में फिर प्रोसेसिंग है जहाँ पे हमने मसाले पीसने के लिए पल्वराइजर्स लगाए हुए हैं, और मैनुअल छोटी चक्की है जिससे हम लो आरपीएम पे आटा वगैरह पीसते हैं सभी प्रकार की। तो हमारे पास छोटे लेवल की मशीनें हैं लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव और लो आरपीएम से, जिससे उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़राब नहीं हो। सर ये जो वाइब्रो शिफ्टर मशीन है इसका क्या मतलब? वाइब्रो शिफ्टर का मतलब आटा हमने पीस लिया चक्की से तो जी। उसको छानने के लिए। ओके ओके। तो पीसने के बाद में जो छाना जाएगा तो जी। वो मेजर चीज़ रहती है। आटा पीसने के लिए सर यही वाली एक स्लो चक्की है कि कोई और भी चक्की है अभी हमारे पास में? ये हमारे बेसिकली आटा के लिए हम ये स्टोन वाली चक्की यूज़ करते हैं। ओके। आटा पीसने को हम स्टील वाली पल्वराइजर से भी हम पीस सकते हैं। वो वाली जो पल्वराइजर हाँ, मशीन वो भी है, तीनों से पीस सकते हैं। ग्राइंडिंग मशीन भी? ग्राइंडिंग मशीन। ओके ग्रेट। लेकिन आटे की क्वालिटी स्टोन चक्की से बेहतर आती है। तो उसके अंदर सर ये स्लो है, इसकी आरपीएम सर कम रहती है ये वाली मशीन की? तो उसके घरेलू चक्की की तरह ही है, इसके ओके। थोड़े चाक बड़े हैं। अंदर जो है वो स्टोन लगे हुए हैं तो उससे धीरे धीरे करके जो है ये पीसा जाता है। ग्रेट सर। तो मेजर जो है यहाँ पे आटे की पिसाई जो है जी। वो मेन काम जो है वहाँ पे हो रहा है। ठीक है। ये हमारा बैच प्रिंटिंग एरिया है। हम ये श्योर करते हैं कि कस्टमर के पास फ्रेश मटेरियल ही पैक होके जाए। तो जैसे ये पाउच है, इसके पीछे हमने देखो आज की डेट डाली है, जी। तो ताज़ा पैक होके ही जाता है, बैच डिटेल्स होती है इसमें। ठीक है, तो हम तुरंत पाउच प्रिंट करते हैं और तुरंत पैक करके 24 घंटे के अंदर की हम देते हैं उसमें, कि जैसे आज पैक हुआ तो 24 घंटे के अंदर वो डिस्पैच हो जाए माल। ओके। तो जो भी फ्रेश मटेरियल है जी। वो सब तक पहुँच जाए उसके लिए पैकेज, ये जो प्रिंटिंग फैसिलिटी है वो खुद ही है। जी। ठीक है। हाँ जी। वरुण जी, ये हमारी पैकेजिंग यूनिट है। जी। मेनली यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट सॉर्टिंग ग्रेडिंग होके आता है वो यहाँ पे उसका प्रोडक्शन और पैकेजिंग होती है। जैसे अभी जैगरी पाउडर की पैकेजिंग चल रही है, तो ये जो मशीनें दिख रही हैं फिलर है जी। इनसे जो वज़न करके मटेरियल ड्रॉप होता है पाउच में, उसके बाद यहाँ मैनुअल सीलिंग कर दी जाती है उनकी। और ये मेटल डिटेक्टर है जी। जिससे पास होने के बाद में अगर उसमें कोई भी मेटल का पीस होगा तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। जी। तो ये बीप करता है, जी। बीप कर दे, उसको उस पाउच को रिजेक्ट कर दिया जाता है, एनालाइज किया जाता है। ओके। लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स में सफाई इतनी अच्छी हो जाती है कि इस बहुत कम ऐसा चांस होता है कि लाखों में एक कोई निकल जाए। ये वाले में मेटल हो गया। चल, ठीक है। ये जैसे हमने मेटल का पीस इसमें डाला, ये बीप करने लग गया और कन्वेयर रुक गया। जी। ठीक है, तो जी। इस प्रकार से ये फाइनल चेकिंग होती है जी। प्रोडक्ट की। तो सर जो मुख्य रूप से हमने 3 चीज़ें अभी तक समझी है। जी। ग्रेन जो आया उसके छोटे बड़े को डिटेक्ट करने के लिए आपने एक सीविंग टेक्निक रखी है जिससे छोटा हो या डस्ट पार्टिकल हो वो सब कुछ उससे हट जाता है। मशीन क्लीनिंग बोलते हैं। मशीन क्लीनिंग हो जी। गई। और दूसरी चीज़ है अगर उसमें कोई मेटल का टुकड़ा आ गया है, हाँ। सर इसमें मेटल जो है वो किसी भी तरह का कोई भी मेटल हो सकता है या केवल किसी लोहा भी ऐसा कुछ? इसमें बेसिकली 3 तरह के होते हैं, जी। सभी मेटल आ जाएंगे, जिसमें टिपिकली जैसे आयरन होता है, फेरस, और दूसरा हो गया स्टील, और तीसरा नॉन फेरस। जी। जो स्टील हो गया, लोहा हो गया, और लोहे के अलावा जो मेटल होंगे वो गए, वो भी आ लगभग जाएंगे, हाँ। कवर हो जाएंगे तो वो जी। इससे डिटेक्ट हो जाते हैं। इसकी प्रोब भी आती है जी। जी। जिससे हम ये शुरू करने से पहले इसको कैलिब्रेट करते हैं, तीनों प्रोब को इसमें चला के देखते हैं, तीनों डिटेक्ट होते हैं, ओके। तभी आगे मशीन चला। तभी इसमें पता चलता है। जी। सर इसके अलावा किसी तरह की कोई चीज़ है जो कई बार कोई प्रोडक्ट के अंदर आपने नोटिस करी हो आती हो लेकिन उसके लिए हमें मैनुअल लगाना पड़ता हो किसी व्यक्ति को और वो मशीनों के थ्रू डिटेक्ट ना हो पाती हो, ऐसा कुछ हो? अभी हमारे पास कलर सॉर्टेक्स मशीन नहीं है। जी। वैसे हम कोशिश करते हैं कि हम पीछे से मटेरियल कलर सॉर्टेक्स ही लें। ओके। दालों में अगर हरे रंग के दाने या काले दाने हों
तो वो भी सॉर्टिंग हो सकती है। हाँ। फ्यूचर में अगर वो मशीन हाँ, आएगी वो- तो वो कलर वाइज भी जो है उसको अलग डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी। उन चीज़ों को हमें मैनुअली निकालना पड़ता है। ग्रेट सर, ग्रेट। वरुण जी, ये मैग्नेट है। जी जैसे जैगरी एक मैनुअल प्रोसेस से बनता जी। है, तो उसमें चांस होते हैं कि कहीं ना कहीं आयरन का कोई पीस हो रह जाए। जी जी। तो ये बहुत हैवी मैग्नेट्स लगे हुए 3, ओके तो इनके थ्रू हम जैगरी पाउडर को पास करते हैं। तो अगर कोई आयरन का पीस होगा तो वो इसमें चिपक जाएगा, ओके और बाद में ये डिटैच हो जाते हैं। ओके। इनको बाहर जाके वॉश करके सुखा के वापस लगा दिया जाता है। तो पैकेजिंग से जाने से पहले ये एक्स्ट्रा स्टेप हम लेते हैं। जी सर, वैसे कभी मतलब इस तरह से हुआ है इसको ज़्यादा मैग्नेट कभी वो नहीं, पकड़े गए? बड़े पीस कभी नहीं Iron आते। pieces मुश्किल ही है। हाँ जी। जो नेचुरली होते हैं थोड़ा वो बहुत बहुत वैसे। छोटे, बहुत माइक्रो माइक्रो वाले जो होते हैं हाँ। वो पकड़ लेते हैं। हाँ जी। उस तरह की। ठीक है। हाँ, ये देखिए, ये हमारे पास है ट्रे ड्रायर। जी अगर किसी प्रोडक्ट में मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा है, लेवल 1-2% ऊपर है, तो इसमें ट्रेस लगी हैं। जी। तो जैसे जैगरी पाउडर हम अभी ड्राई कर रहे हैं, एक बार दिखा दीजिए अंदर से, जैगरी पाउडर दिखा। ये ट्रे बाहर आ जाती हैं। जी तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल इसमें 7% मॉइस्चर है, हमारा डिजायर्ड लेवल 5.5% है, जी। तो ट्रे ड्रायर में हम ड्राई करके और उसको मॉइस्चर को कम करते हैं। ठीक है। ऐसे ही छोटा मशीन हमने ऑयल का भी लगा रखा है, इसे कोलू कहते हैं, कोल्ड प्रेस जी। ऑयल क्रशिंग के लिए। जी तो हमारी रिटेल पैकेजिंग जो है, इस मशीन से जो ऑयल निकलता है उससे ही हम पैक करते हैं। तो बेसिकली सर जितना भी ऑयल है वो एक तरह से कोल्ड प्रेसिंग इसी के थ्रू करी जा रही है। हाँ। सर कोल्ड प्रेसिंग में जैसे मशीन्स भी आती हैं, लेकिन ये तो मुझे लग रहा है आपने बिल्कुल ट्रेडिशनल कोलू की तरह ही बनाया हुआ ये है। मोटर ये भी से लकड़ी है सर? हाँ, ये लकड़ी है। और ये भी अंदर लकड़ी ही है? जी जी। तो सर ये एक तरह की वुडन प्रेस्ड, मतलब हम कह सकते इसमें लकड़ी भी स्पेशल लगाई जाती है, इमली की लगाई जाती अच्छा है। केवल इमली की लकड़ी है, उसका कोई जी। मेजर रीजन सर क्या वो ज़्यादा सूट करती है उसको उसको mustard तेल प्रोडक्शन में। तो हाँ एक जी। तरह से दोस्तों अगर जीवामृत कंपनी का हम ऑयल लेते हैं तो वो एक तरह का वुडन पेस्ट ऑयल है जो धीरे धीरे करके ही प्रेसिंग करके निकाला जा रहा है। तो ये चीज़ हम इससे समझ सकते हैं। सर कितनी तरह के ऑयल हैं जो अभी हम इसमें निकाल पाते हैं? हम इसमें 4 तरह के ऑयल निकाल सकते हैं। केवल सनफ्लावर ऑयल हम यहाँ नहीं निकालते, ओके बाकी हम मूंगफली का तेल, सरसों का तेल और खोपरे का तेल जी। और ये तिल का तेल रहता है सर? इसमें हम बादाम का तेल भी निकाल सकते हैं, तिल का भी निकाल सकते हैं, अलसी का भी निकाल सकते हैं, ओके। है ना। तो सनफ्लावर ऑयल में सर कोई मेजर सनफ्लावर ऑयल में एक उसमें नेचुरली वैक्स आता है जी। जो नेचुरल कोल्ड प्रेस से निकलता नहीं है। ओके ओके। तो उसके लिए अलग लेवल की मशीन होती है। अलग लेवल की मशीन उसमें। जी। ठीक है सर, बस। वरुण जी, ये जो मशीन है उसको जी। बोलते हैं रोस्टर मशीन, जी और ये हो गया फ्लेवरिंग मशीन। फ्लेवरिंग मशीन। जी। हाँ जी। जैसे हमें फॉर एग्जांपल काजू या बादाम को रोस्ट करना है, तो ये 18 फीट लंबा रोस्टर मशीन है। जी इसमें एक तरफ से रॉ मटेरियल फीड किया जाएगा, इधर से रोस्ट होकर निकलेगा। जी ठीक है, जो हम खाते हैं ना रोस्टेड काजू जी, बादाम, जी, जी, उसकी मशीन है। अगर किसी में फ्लेवर देना हो, जैसे ब्लैक पेपर का फ्लेवर देना है नेचुरल, जी या फिर हल्दी का देना है, तो इसमें एक तरफ ऑर्गेनिक ऑयल का टैंक है और एक तरफ मसाला डाला जाता है। ओके। तो दोनों तरफ से ऑटोमेटिकली ये मशीन लेती है और ये ड्रम रोटेट होता रहता है, तो उसमें कोटिंग हो जाती है। ओके। तो ऑयल प्लस वो पर्टिकुलर चीज़ जो इंग्रेडिएंट स्पाइस हम जी। करना चाहते हैं उसके ऊपर वो अपनी रेसिपी पे निर्भर करता है। जैसे जी। कुछ हम घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। तो ठीक है। उसकी जो है मशीनरी की कोटिंग या फ्लेवरिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ग्रेट। वरुण जी, ये है सैसे पैकिंग मशीन है जी। जिसको बोलते हैं। इसमें ये रोल डल जाता है। जी फिर ये हाई स्पीड मशीन है, 1 मिनट में 40 से 50 सैसे। जैसे ये फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर का सैसे है, 5 ग्राम का, जी जो हम इजी टू यूज बोलते हैं। जैसे बिना चीनी की चाय बनवा ली, फिर इसको टीयर ऑफ करके उसमें कप में डाल दिया। जी। तो ऐसे हम 3 तरह के सैसे बनाते हैं, जैगरी पाउडर, ब्राउन शुगर और कोकोनट शुगर के। ये इस मशीन के थ्रू बनते हैं। जी। और दोस्तों अब हम आए हैं जीवामृत कंपनी के ये लैब सेक्शन है जहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट जब आता है तो उसकी बेसिक चेकअप किया जाता है कि वो ठीक है कि नहीं है। आइए देखते हैं और अंदर जो हमारे लैब टेक्नीशियन हैं उनसे मिलते हैं। नमस्कार जी।
कैसे हैं? क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम आनंद हुआ। आनंद जी, तो आनंद जी प्लीज़ बताइएगा, जैसे आपके पास में रॉ मटेरियल जब आता है तो ये कब उसकी चेकिंग के लिए आपके पास सामान आता है, और अगर आता है तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो आप शुरू में चेक करते हैं कि भाई वो प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं? देखिए, रॉ मटेरियल में जो सामान आता है, पहले तो हम लोग व्हीकल इंस्पेक्शन करते हैं। व्हीकल इंस्पेक्शन करते हैं, वो राजीव जी ने बताया। यस सर, जैसे सर ने बताया कि व्हीकल में हम लोग देखते हैं कि उसमें रस्ट है कि नहीं। अगर रस्ट है तो फिर व्हीकल हम लोग एंटर नहीं करता है जी, हम लोग के परमिशन में। हम्म। तो उसके बाद हम लोग इन्फेस्टेशन चेक करते हैं। पहले लाइव इन्फेस्टेशन है तो हम लोग माल को अंदर ही नहीं लेते हैं, अंदर ही नहीं है उसका, जो प्रोडक्ट आता है उसको अंदर ही नहीं लेते हैं जी। और लाइव इन्फेस्टेशन के अलावा अगर नहीं है लाइव इन्फेस्टेशन तो हमारा प्रोडक्ट अंदर आता है। उसके बाद हम लोग उसमें रैंडम सैंपल लेते हैं, जैसे रूट 10+1 का। तो रैंडमली सैंपल ले लिए, उसके बाद ये लैब में आता है। लैब में हम लोग बेसिकली फिजिकल पैरामीटर और केमिकल पैरामीटर दो तरीके से चेक करते हैं। तो FSSAI का जो स्टैंडर्ड होता है उससे मैच कर रहा है कि नहीं हम लोगों का प्रोडक्ट, उसको वेरीफाई करते हैं। अगर उससे मैच कर गया तो प्रोडक्ट ओके है, अगर नहीं किया तो फिर क्वालिटी कंट्रोल होता है। ओके। क्वालिटी इन केस अगर किसी का मॉइस्चर ज़्यादा आ गया, जैसे दालों का मॉइस्चर होता है 12 से 14% का, तो अगर 14% से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है तो उसके बाद हम लोग क्वालिटी चेक में उसको लगाते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल होता है जिससे। जी 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 जी। और जैसे स्वीटनर का हो गया तो स्वीटनर का हम लोग का जो मॉइस्चर परसेंट होता है वो 4-5 का ही रहता है हम लोग का, जो FSSAI का भी स्टैंडर्ड है उतना ही का है। जी जी जी। तो इस वजह से उसके बाद जैसे कि हम लोग बेसिकली यहाँ पे चेक करते हैं फिजिकल पैरामीटर में फॉरेन मैटर कितना है, हस्क कितना है, आपको ये उसका साइज, ग्रेन साइज, ग्रेन काउंट, ये सब फिजिकल पैरामीटर में। और केमिकल पैरामीटर में कोई केमिकल ऐड है कि नहीं, या फिर मॉइस्चर परसेंटेज हो गया, मॉइस्चर परसेंटेज चेक करते ये हैं। सब चेक करते हैं। यस सर। यहाँ पे कुछ सैंपल्स भी रखे हुए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। जैसे ये जैगरी पाउडर है, मैंने अभी देखा जब पैकिंग वगैरह भी सब इसकी हो रही है, तो ये जब आपके रॉ मटेरियल आया तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपने अपनी लैब में चेक किया? जैगरी पाउडर में बेसिकली हम लोग 2-3 मेनली चेक करते हैं, जैसे कि एक तो सीफ साइज की ये कितने से mm से छना हुआ है। अच्छा, तो ये जैगरी पाउडर में चेक कर लेते हैं। यस तो सर। आप अपने यहाँ पे इस लैब में कैसे चेक करते हैं उसको, या किसी के थ्रू करवाते हैं? किसी के मतलब नीचे एक सॉर्टिंग मशीन, जो आपकी सॉर्टिंग मशीन है उसमें चेक करवा के चेक करते हैं। उसके बाद इसमें इसका मॉइस्चर निकालते हैं। मॉइस्चर निकालने के बाद इसको डिसॉल्व करते हैं। मॉइस्चर निकालने की कोई मशीन है हमारे पास यहाँ पे जहाँ पे? यस सर, मॉइस्चर अभी भी मॉइस्चर लगा हुआ है जैगरी पाउडर का। ये इसमें क्या डला हुआ है अभी प्रोडक्ट? इसमें जैगरी पाउडर ही डला हुआ है। अभी जैगरी पाउडर है, उसकी चल रही है ऑलरेडी। केवल रीडिंग्स के थ्रू कुछ बता सकते हैं क्या चीज़ हो रही है, हम समझ पाएं थोड़ा सा? एक्चुअली रीडिंग मतलब ये टेम्परेचर है जो 105 पे सेट करते हैं और हाफ एन आवर के लिए। ये फ़ारेनहाइट में, ये सेल्सियस में? यस सर। दोनों में आ गया। यस सर। तो नहीं, ये एक टाइमिंग चलता है और एक अच्छा, ऊपर टाइम है। यस सर। और नीचे ये फ़ारेनहाइट के अंदर आपका टेम्परेचर है। यस सर, टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के ऊपर हम इसको रख रहे हैं। हाँ, इस टेम्परेचर के ऊपर रख रहे हैं। उसके बाद मॉइस्चर चेक करते हैं और एक टाइम के बाद मॉइस्चर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, तो इसमें कोई रीडिंग है जो बताती है कि मॉइस्चर वगैरह क्या है क्या नहीं है कुछ, या यस सर, ये एक मैनुअल टेक्निक है कि अगर मॉइस्चर हम लोग इससे पहले वेट करते हैं, पहले जैगरी पाउडर का वेट किए। हाँ, जैगरी पाउडर का वेट करने के बाद मशीन में डाला, ओवन में डाले, 105 डिग्री पे डाला, 105 डिग्री पे डाले। उसके बाद हाफ एन आवर के लिए डाले। तो हाफ एन आवर के बाद कितना वजन कम हुआ, उससे आप मॉइस्चर की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि मॉइस्चर इसमें था कितना। यस सर। अच्छा, इस टेक्निक से बेसिकली मॉइस्चर जो है वो मॉइस्चर कैलकुलेट हो जाता है। तो ये जितनी चीजें रखी हैं इसमें, ये एक तो मॉइस्चर आपने बताया टेस्ट करने का तरीका, फिजिकली आप चेक कर लेते होंगे, सीविंग के थ्रू कर लेते हैं। और क्या चीज चेक कर सकते हैं फिजिकल पैरामीटर्स में इसके अलावा? अगर जैगरी पाउडर का बात करें तो इसमें फिजिकल पैरामीटर में हम लोग एक तो इसका सीव साइज चेक करते हैं, मॉइस्चर चेक करते हैं, या फिर इसमें कोई कलर एडिशन तो नहीं है। वो कैसे चेक करते हैं? ये कलर एडिशन इस वजह से चेक करते हैं कि हम लोग डिसॉल्व करते हैं वाटर में डिसॉल्व करते हैं। अगर कलर वाटर का चेंज होता है तो हम लोग उसके बाद उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अगर जैगरी पाउडर को माने और पानी में जाके डिसॉल्व करें, यस सर, तो कैसा रंग होना चाहिए पानी का? ये कैरेक्टरिस्टिक रंग होता है, येलो इसमें हल्का होता है। ओके। लेकिन अगर कोई और कलर आ रहा है तो उसके वजह से फिर हम फिर उसके अंदर हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि पानी के अंदर केवल घोलने से कुछ चीज पकड़ी गई हो? आपके अनुभव में कितने सालों से आप ये कर रहे हैं बेसिकली टेस्टिंग? मेरा अभी 1 साल का एक्सपीरियंस। अच्छा, 1 साल का। कभी कुछ ऐसा हुआ जिसमें कभी कुछ इस तरह से देखा हो, आपको कुछ अनुभव में? यस सर, मेनली ये होता है कि पानी में डिसॉल्व करने से अगर जैगरी पाउडर में कुछ पार्टिकल्स है जो फॉरेन मैटर है, कुछ पार्टिकल्स, वो इम्प्योरिटीज रही, वो इम्प्योरिटीज रही, वो अलग से दिख जाती है, वो अलग से दिख जाती है, वो क्लीन अप हो जाता है, वो रिजेक्ट हो, वो वहाँ से ये चीज़ होगा। तो दोस्तों, ये बेसिकली जो शुरू के फिजिकल और जो पैरामीटर्स आपने केमिकल पैरामीटर्स बताए, केमिकल पैरामीटर्स में सर क्या चीज़ यूज? केमिकल पैरामीटर्स में एक तो मॉइस्चर चेक करते हैं। हाँ, अच्छा। या फिर इसमें कोई डिसॉल्व केमिकल है कि नहीं, ये वो चीज़ आप चेक करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक चेकिंग होती है वो यहाँ पे की जाती है, और एडवांस चेकिंग के लिए तो ऑफकोर्स दूसरी लैब्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ों में हमें मदद जो है वो मिल सकती है। ठीक है, थैंक यू।
वरुण जी, जैसा मैंने आपको बताया कि सारे पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए हम फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं मेटल डिटेक्शन से पास करके। उसके बावजूद भी यहाँ से फाइनल FG होने के बाद रैंडम सैम्पलिंग होती है, यहाँ से ओके, लैब में चेक होने जाती है फाइनल। तो दोबारा से लैब में अंदर चेकिंग होती है कि जो चीज़ हमने सोची थी वो वही चीज़ पैक हो रही है कि नहीं। जी, फिर उसके बाद चेकिंग होने के बाद, तसल्ली होने के बाद, फिर यहाँ से इधर फिनिश्ड गुड सेक्शन है जी, जहाँ जहाँ पे फिर रेडी मटेरियल रहता है जो रेडी टू डिस्पैच होता है। जी, फिर यहाँ पे जो फाइनली मटेरियल बन गया रेडी टू डिस्पैच है, ऑर्डर्स के हिसाब से यहाँ से पिक होता है। ओके, और यहाँ पे ये शटर लगा है, यहाँ से गाड़ी लगती है और यहाँ से डिस्पैच होता है। फिर तो इस ये तरीके- फाइनल पॉइंट है। ये फाइनल पॉइंट रहता है जी। तो बेसिकली राजीव जी, जैसे आपने काफ़ी जगहों पे किया होगा, कोई मेजर चैलेंजेस जो आपको ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के अंदर महसूस हो रहे हो, जो नॉर्मल FMCG प्रोडक्ट्स में अंदर नहीं रहते हो या नॉर्मल इस तरह के प्रोडक्ट्स में नहीं रहते हो, ये क्या अनुभव है वो थोड़ा ये तो समझाएंगे हर एक बिंदु पे चैलेंजेस है। सर? एग्जाम्पल के रूप में सर कि नॉर्मल जैसे बताता हूँ मैं आपको कि मुझे ऑर्गेनिक साउथ इंडियन स्पाइसेस करने हैं। जी, ठीक है, अगर दिल्ली में बैठा आदमी नॉन ऑर्गेनिक वाला है, उसको अगर साउथ इंडियन स्पाइसेस प्रोसेस करने होते हैं तो वो नज़दीक किसी बाज़ार से उठाएगा रॉ मटेरियल और उसको प्रोसेस करके पैक कर देगा। मतलब उसके लिए रॉ मटेरियल का एक्सेस ही बहुत आसान हो हाँ, गया। हाँ जी, लेकिन हमारे पास या तो हमारे खुद के सर्टिफाइड किसान होने चाहिए, वहीं से आएगा, नहीं तो नहीं या आएगा। फिर वो सर्टिफाइड कंपनीज होनी चाहिए, सप्लायर्स जिनसे हम होने ले सकते चाहिए, हैं। तो वो वहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल केरला, कर्नाटका। तो रॉ मटेरियल की सोर्सिंग एक अपने आप में हाँ। डिफिकल्ट टास्क है जी। तो वो छोटी क्वांटिटी में उठते हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी होता है और फिर उनको प्रीमियम भी देना होता है। तो ये तो हो गया रॉ मटेरियल सोर्सिंग को लेके। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हम उसको स्टोर कैसे करें। उसमें आपने बताया कोकून बैग्स हाँ। का और इस तरह से चैलेंजेस रहते हैं। उसमें भी लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है। क्या खर्चा प्रोडक्ट्स सर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए फ्रीज ड्राइंग की ज़रूरत पड़े या फ्रीजर्स की ज़रूरत पड़े, ऐसा कुछ रहती हो? नहीं, जिस तरह का हम बिजनेस करते हैं उसमें फ्रीज उसमें ड्राइंग की अभी जरूरत ज़रूरत नहीं नहीं है। है। हाँ जी, वो होता है मीट इंडस्ट्री में, ऑर्गेनिक मीट वहाँ सब में रहता में, है। मिल्क प्रोडक्ट्स में। जी जी, अभी मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह है नहीं जी। तो उसके अंदर ज़रूरत नहीं। तो ड्राई प्रोडक्ट्स में इसकी कोई खास जरूरत नहीं। जी जी जी। और इसके अलावा सर कोई मेजर चैलेंज जो अलग महसूस हो रहा हो आपको ऑर्गेनिक इंडस्ट्री? मैं तो समझता हूँ राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टू मार्केटिंग तक चैलेंज है सर। हर जगह पे मेन जो चैलेंज है मुझे लगता है इन्फेस्टेशन का है कि चीज़ प्रोडक्ट जी। जो है जल्दी ख़राब हो जाएगा। ऑर्गेनिक इन्फेस्टेशन है और फार्म लेवल पे भी चैलेंजेस होते हैं। जैसे हम ट्रस्ट करके किसानों से लेते हैं तो अगर उसमें भी चैलेंजेस है, लेकिन उसको दूर किया जा सकता है। फार्म लेवल पे हम टेस्टिंग करा लें। वहीं पे टेस्टिंग करवा लेते हैं। तो क्या इस तरह की यूनिट्स में सर रहते हैं हमारे कोई रिप्रेजेंटेटिव जो लोग इस तरह की टेस्टिंग्स कराते हो या कैसे? नहीं, हम खुद कराते हैं। जैसे हमारे किसानों से मान लो 100 टन का हमने एक रिप्रेजेंटेटिव लॉट खरीदा, रखा उन्हीं के फार्म पे रखा जी। तो पहले हम थर्ड पार्टी पर्सन को वहाँ भेजेंगे लैब के। ओके, वो वहीं पे खेत पे ही वहीं पे वो लॉट सील करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। 6-7 दिन में रिजल्ट आता है, जब तक वो लॉट सील रहेगा। ओके, तब और और जब जब- छेड़खानी नहीं की जी, जाती। अगर वो लोड पास हो गया तो वही बंदा जो सील करने गया था वही बंदा वही जाएगा, लेकर आएगा। वही ट्रक में लोड कराएगा। बहुत सुंदर। और ये नॉन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यूजुअली कई बार आसानी से हो सकता है काम। तो दोस्तों ये जो आज की विज़िट है ये हमने आपको जीवामृत कंपनी की विज़िट कराई। आप हो सकता है मन में प्रश्न आए कि सर ये मशीनरी तो हमें नॉर्मल इंडस्ट्री में भी मिलती है, लेकिन राजीव जी ने जो बताया ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के चैलेंजेस बहुत अलग होते हैं नॉर्मल इंडस्ट्री के मुकाबले। मैं अपने अनुभव के आधार में बताना चाहूँगा 7 सालों में ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी दिखी, लेकिन जब हमने प्रीमाइसेस विज़िट करा तो हमें महसूस हुआ कि जो एक बेसिक मशीनरी होनी चाहिए जो इन सारी चीज़ों को एश्योर करे कि एक स्मूथ पैकेजिंग, स्मूथ आपकी जो सारी चीज़ों की चेकिंग वेरिफिकेशन है वो तक भी कई बार लैक करती है। तो आपको जो मेन प्रीमाइसेस विज़िट करने का जो एक रीज़न रहता है वो हमारा ये रहता है कि पहले ये चेक करना कि जो बेसिक, अब जैसे कोकून बैग्स आपको दिखाए गए, अगर किसी इंडस्ट्री में आप विज़िट कर रहे हैं और वहाँ पे कोकून बैग्स है ही नहीं और वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है, तो ये सवाल उठता है कि वो ऑर्गेनिक कैसे उसको मैनेज कर पा रहे हैं। एक पॉइंट और ऐड करना जी। चाहूँगा मैं कि जैसे न केवल रॉ मटेरियल, जी जी हमें पैकेजिंग मटेरियल का भी फूड ग्रेड सर्टिफिकेट रखना होता है। जी। हमें ये अश्योर करना होता है कि जो हम जिसमें हम पैक कर रहे हैं वो फूड ग्रेड है, सेफ़ है वो खाने। भी सेफ है कि नहीं? जी, इवन जो टेबल्स हैं वो भी 304 स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिए। ये सर ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का नाम है कि सारी इंडस्ट्री का नाम ये है? हमारा ऑर्गेनिक प्लस BRC दोनों का मिला के हमने जो तय तो किया। मतलब जिस जो टेबल आप ये बोल रहे हैं इसके ऊपर भी स्टील, इसकी क्या रेलेवेंस है? इसके ऊपर क्या फूड प्रोडक्ट आता जो है? 304 है फूड ग्रेड स्टील बोला जाता उससे है। रिएक्शन होने के चांसेस जी, नहीं है।
ओके, तो ये मतलब स्टैंडर्ड्स हैं कंपनीज के जो जो जैसे ये बैग रखे हैं, इसके अंदर लाइनर यूज होता है, ओके, उसको भी हम लैब में टेस्ट कराते हैं फूड ग्रेड का। लाइनर किस तरह का सर इसके बैग के अंदर सर? इसके अंदर में एक पॉलीथीन जैसा होता है ओके, जो इसमें हवा और मॉइस्चर नहीं जाने देता। तो उसकी भी चेकिंग होती है कि कहीं फूड के साथ ये तो नहीं रिएक्ट? जो भी प्रोडक्ट के डायरेक्ट टच में है, हर चीज़ की चेकिंग होती है और हर जी। चीज़ के स्टैंडर्ड फिक्स हैं। जी। तो ये दोस्तों जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, इसीलिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके लिए सुरक्षित इतने प्रयास के बाद बन पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आज का समय हमारे लिए निकालने के लिए। दोस्तों हमने अभी कोशिश की है, मोस्ट प्रोबेबली हम 10-15 दिन के अंदर ही जो किसान है उनसे विज़िट करने जाएंगे और वहाँ पर ये देखेंगे किस तरह के खेत हैं, किस तरह के किसान हैं, जहाँ से ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं जो फार्म में उगते हैं। तो वहाँ पर जो भाई साहब ने बताया कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, उन चीज़ों की चेकिंग करते हैं, तो शायद उस चीज़ को हम दृष्टिकोण को आपके पास लाने में कामयाब होंगे। वाक्षी का, जीवामृत का ये अथक प्रयास है कि आपके पास भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट पहुँचे, जिस आस के साथ में आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपके बच्चों तक बिल्कुल सुरक्षित ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पहुँचे, उन प्रोडक्ट्स को लाने की कोशिश लगातार हमारे द्वारा की जा रही है। राजीव जी कुछ भी कहना चाहेंगे अगर दर्शकों को तो प्लीज़। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक इंडस्ट्री को बहुत आगे तक लेके जाएं और जो भी इसके पैरामीटर्स हैं हम उनको फॉलो करें और इंडिया में नंबर 1 प्रोडक्ट बन के हम आए हैं। और दोस्तों इसी के अंदर कोशिश रहेगी, लगातार वेरिफिकेशन, लगातार एनालिसिस, रिसर्च वाक्षी कर रही है। आपके पास में पूरी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ में हर चीज़ को लाने का पूरा प्रयास है। आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं और अपने परिवार को, अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा सुरक्षित, सबसे ज़्यादा पौष्टिक ऑर्गेनिक भोजन जो है वो उनकी थाली तक पहुंचाते हैं। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।